नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआई क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपना अभी पार्ट चल रहा था हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं लगभग तीन पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो लगभग देखते हैं कि अरबों का भारत का आक्रमण पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था तुर्कों का भारत पर आक्रमण, उसमें हमने देखा था महमूद गजनबी। और तीसरा पढ़ा था तुर्की आक्रमण में ही मोहम्मद गोरी। अब हम तीन आक्रमणकारी पढ़ चुके हैं। लगभग अगर हम बात करते हैं तीनों आक्रमणकारी कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और इन्हीं आक्रमणकारियों की अगर हम बात करते हैं तो दो आक्रमणकारी ऐसे हुए जिसने कि भारत में इस्लामिक झंडा फहराया तो जरूर, लेकिन स्थापित नहीं कर सके थे। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे का नाम था आपका महमूद गजनबी। और तीसरा आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने तराइन का युद्ध जीतने के बाद, प्रथम तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद और चंदावर का युद्ध के जीतने के बाद ही अगर हम देखते हैं भारत की स्थिति, तो भारत से राजपूत शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। और कह सकते हैं कि जो कि दिल्ली राजपूतों के अधीन आता था, वही दिल्ली अब एक तुर्की राज्यों के अधीन आने लगता है, तुर्की राजवंशों के अधीन आने लगता है। तो अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण के बाद भारत में क्या स्थिति है और भारत में कैसे, मतलब कि जो हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश की स्थापना कैसे होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, अगर हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था भैया, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृत्यु 1205 ईस्वी में हो जाती है। कहीं कहीं आपको किताबों में 1206 मिलेगा, उसकी हेडक आप ना लें। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1205 ईस्वी में। और जिस समय मृत्यु होती है तो मैंने आपको बताया था कि इसकी हत्या करी गई थी। और इसकी जो हत्या करी थी वो खोकर जनजाति ने की थी। खोकर जनजाति, इस जनजाति के द्वारा मोहम्मद गोरी को मारा गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य को देखने के लिए भारत आता है, लेकिन अचानक इस पर इस जनजाति के द्वारा हमला हो जाता है और इसी हमले में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे गुलाम वंश। अब गुलाम वंश हमें पढ़ना है तो मोहम्मद गोरी को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि मोहम्मद गोरी की अचानक जब मृत्यु होती है तो भाई कहीं ना कुछ तो इनका साम्राज्य का विस्तार भी होगा, साम्राज्य का बंटवारा भी होगा। कैसे बंटवारा होगा, किन गुलामों में बंटवारा होगा, तो वही चीज हमें देखना है। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश में अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश के सभी राजा किस पे शासन करेंगे, दिल्ली पे शासन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री में हम लिखेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश ने शासन किस पे किया है, दिल्ली पर, दिल्ली। और दिल्ली को ही अगर हम बात करते हैं तो इसी को अन्य नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। अगर हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तो भैया दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे क्या, गुलाम। अब दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपके 2-4 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश ने कहां पर शासन किया, दिल्ली पर। और दिल्ली पर शासन करने को ही कहा गया था दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए हैं, किन किन लोगों ने शासन किया है, तो उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो पहला दिल्ली सल्तनत पे अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश हुआ है। खिलजी वंश के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका तुगलक वंश हुआ है। तुगलक वंश के बाद कौन सा हुआ है, सैयद वंश हुआ है। और दिल्ली सल्तनत पे जो अंतिम राजवंश हुआ है वो है लोधी वंश। तो मैं आपको लिस्ट बना देता हूं कि भैया थोड़ा सा याद रखना है, हिस्ट्री में हम पढ़
रहे हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश ने कहां पे शासन किया है? दिल्ली पे किया है, और दिल्ली को हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। ये हम लिख चुके थे पहले कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1205 ईस्वी में। इसकी हत्या करी गई थी खोकर जनजाति के द्वारा। सभी लोग नोट करते रहे, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाते रहें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस दिल्ली में, अगर हम बात करें इसकी कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हेडिंग डालेंगे दिल्ली सल्तनत के राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में आता है पहला वंश गुलाम वंश। देखिएगा, आज दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है तो आपको थोड़ा बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि सभी को आता है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस दिल्ली सल्तनत में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस राजवंश ने इसमें क्या किया है, शासन किया है। तो इसी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश शासन करता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश ने जो शासन किया भैया 1206 से 1290 तक। इसी दिल्ली सल्तनत में एक राजवंश और आता है इसके बाद, खिलजी वंश। बहुत चर्चित वंश है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेके 1320 तक। अगर हम बात करते हैं तीसरा राजवंश दिल्ली पर ही शासन करने वाला, तुगलक वंश। तुगलक वंश, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने शासन किया है 1320 से लेके 1414 तक। इसके बाद एक राजवंश और आता है सैयद वंश। इस सैयद वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसने शासन किया है 1414 से 1451 तक। 1451। पांचवा जो और अंतिम वंश है वो है लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो शासन है, काल है या कार्यकाल माना जाता है 1451 से 1526 तक। और यही अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम दिल्ली पे देखें या दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों की लिस्ट, वो है 5। पहला हो गया गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, तीसरा हो गया तुगलक वंश, चौथा हो गया सैयद वंश और अंतिम हो गया लोधी वंश। अगर हम इन वंशों की बात करें भैया, देखिएगा बहुत बेसिक में बात बता रहा हूं लेकिन आपको नोट भी करना सारी बातें यहां पर। तो यहां पर पांचों वंशों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला वंश कौन सा हो गया? गुलाम वंश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली पे शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? निम्नलिखित में से पूछ लेगा आपसे। तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से बताइएगा दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? तो पहला राजवंश कौन सा बताएंगे? गुलाम वंश, क्योंकि ये लिस्ट दे देगा 4 ऑप्शन में। और अंतिम पूछा जाए तो अंतिम कौन सा है? लोधी वंश। एक प्रकार का तो अगर हम बात करते हैं, लिख देता हूं भैया थोड़ा सा यहां पर, अगर प्रथम पूछा जाए, प्रथम हो गया गुलाम वंश। दिल्ली पे शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा हो गया? गुलाम वंश।
अंतिम कौन सा हो गया, तो आप बताएंगे लोधी वंश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली पर शासन करने वाले कितने वंश हैं, तो दिल्ली पे शासन करने वाले कितने वंश हो जाएंगे, तो आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। अगर आपको ये क्रम आपको याद है तो आप बता सकते हैं। तो दिल्ली पे शासन करने वाले वंशों की संख्या, जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछेगा 4 है, 5 है, 6 है या आपके 3 है, तो आप ऑप्शन में क्या बताएंगे, 5। तो 5 वंश ही क्या है, दिल्ली पे शासन किया है। कुल मिलाकर एक तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको मिलाप करने के लिए दे सकता है कि बताइएगा सही क्रम दिल्ली सल्तनत का क्या है। तो सही क्रम आपका ये है आपका लिस्ट, क्योंकि ये चीज आपको नहीं भूलना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला गुलाम वंश हो गया, खिलजी, तुगलक, सैयद और आपका लोधी वंश। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक शासन किस वंश ने किया है, देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक शासन किस वंश ने किया है, तो आपको पता है कि सबसे अधिक शासन करने वाला कौन सा वंश हो गया, तो सबसे अधिक जो शासन करने वाला वंश है, सबसे अधिक जो शासन करने वाला है, अधिक शासन, तो आप बताएंगे तुगलक वंश। अधिक शासन किया है, तो अधिक शासन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप बात कर सकते हैं, तो उसका 94 वर्ष लगभग आपका बैठेगा। कितना बैठेगा, 94 वर्ष, देख लेना एक बार। तो सबसे अधिक जो शासन किया है वो किसने किया है, आप बताएंगे तुगलक वंश ने किया है। और तो सबसे कम जो शासन किया है आपसे पूछा जा सकता है, यहां से देखिए क्वेश्चन, सबसे कम शासन किसने किया है, कम शासन, तो सबसे कम शासन किसने किया है, सैयद वंश ने। तो लगभग अगर हम बात करें 1414 से 51 कितना हो गया, 37। तो इसने कितना वर्ष किया है, 37 वर्षों तक शासन किया है। तो यहां से आपका ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सैयद वंश ने कितने वर्ष शासन, कितने साल शासन किया है, 37 वर्ष किया है। आपसे पूछा है तुगलक वंश ने कितना किया है, 94 वर्ष। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या है, अगर आपसे पूछा सकता है 1206 से 1290 तक शासन किया है। अब ये आपसे कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो बेसिक टॉपिक रहेगा, या आज का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं, और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और बाकी हम क्रम से देखते रहेंगे, बार बार वीडियो आपके आते रहेंगे। तो अब देखते हैं, आप हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश। हिस्ट्री में सभी लोग हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश। हिस्ट्री में है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश, अगर हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं तो 1206 से 1290 तक। तो इस वंश का गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, सबसे पहली बात तो आपको यह बताना चाहता हूं कि गुलाम वंश ही इसका नाम क्यों पड़ा। तो गुलाम वंश ही इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी वंश के सबसे अधिक प्रतापी जो सुल्तान हुए हैं वो 3 हुए हैं। एक तो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो प्रतापी सुल्तान। तो जो प्रतापी सुल्तान हुए हैं इस वंश के, वो 3 हुए हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं, एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक हुआ है इल्तुतमिश, और एक हुआ है बलबन। अब ये जितने भी गुलाम वंश के राजा हुए हैं, जितने भी गुलाम वंश के मैं राजा पढ़ाऊंगा, सबसे हाई लिस्ट के अगर कोई सुल्तान है तो वो 3 ही सुल्तान है। सबसे अधिक प्रतापी कोई सुल्तान तो मैं गिनती आती है, या जिन्होंने की दिल्ली सल्तनत को मजबूत स्थिति में खड़ा किया है, वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, और ये कौन है आपका बलबन।
इन्हीं तीनों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपने राजाओं के ये गुलाम रहे हैं और इनके ही शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को मजबूत स्थिति में लाया गया। इसीलिए इस वंश का नाम रख दिया जाता है क्या, गुलाम वंश। और बात अगर हम बात करते हैं और थोड़ी सी अगर हम जानकारी देखते हैं तो इसी वंश का जो सबसे पहला राजा हुआ है, इसी वंश का सबसे पहला जो राजा हुआ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसीलिए इस वंश को सबसे अधिक जो पहले अगर हम बात करते हैं तो चर्चा में आता है वो आता है गुलाम वंश के नाम से। क्यों आया है, क्योंकि तीनों राजा जो हुए हैं, तीनों जो सुल्तान हुए हैं वो किसी ना किसी एक दूसरे के गुलाम रहे हैं, इसीलिए इसका वंश का नाम क्या रख दिया, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश तो हमने ये जाना कि भाई गुलाम वंश के इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो सबसे अधिक जो प्रतापी राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं, गुलाम हुए हैं। उनके शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत को मजबूत स्थिति में लाया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इसी गुलाम वंश को हम किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसी गुलाम वंश को कुछ अन्य नाम कि गुलाम वंश के गुलाम वंश के अन्य नाम। तो गुलाम वंश के अन्य नाम अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, एक तो खुद गुलाम वंश हो गया, गुलाम। एक हो गया शमसी वंश भी कहा जाता है इसको, गुलाम वंश को शमसी वंश। इसी को कहा जाता है बलवनी वंश, बलवनी वंश। इसी को कहा जाता है, चौथे की अगर हम बात करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, तुर्की वंश भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है कुतुबी वंश। अब आप बोलोगे सर आज तक तो इतने नाम पढ़े ही नहीं हमने, कुतुबी वंश। छठा हम इसी को जानते हैं ममलुक वंश। और इसी को अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम इलवरी तुर्क वंश भी कहा जाता है। लेकिन आपसे किताबों में आपको यही मिलेगा कि गुलाम वंश को हम कितने नाम से जानते हैं, एक तो खुद गुलाम वंश हो गया, एक शमसी वंश हो गया, एक बलवनी वंश भी कहा जाता है, तुर्की वंश भी कहा जाता है, आपका कुतुबी वंश भी कहा जाता है और ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम वंश तो इसलिए कहा गया था भाई, तीन राजा अगर हम बात करते हैं, तीन सुल्तान प्रारंभिक के तीन सुल्तान जो थे वो गुलाम थे, ये हो गया। शमसी वंश की अगर हम बात करते हैं तो शमसी वंश क्यों कहा जाता है, शमसी वंश इसलिए कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश राजा हुआ है, इल्तुतमिश जो राजा था उसका जो वंश था वो वंशज जो था वो किसका था, शमसी वंश का। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो वो शमसी वंश इसलिए कहा जाता है, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश तो वो किस वंश का था, शमसी वंश का। अगर हम बात करते हैं तो बलवनी क्यों कहा जाता है, तो बलवनी वंश इसलिए कहा जाता है कि जो बलवन था, बलवन, तो बलवन जो था बलवनी वंश का था, इसीलिए इसका गुलाम वंश का नाम पड़ जाता है बलवनी वंश। तुर्की वंश इसलिए कहा जाता है कि जितने भी गुलाम वंश के राजा हुए हैं, गुलाम वंश के सुल्तान लिख लेते हैं, सुल्तान, उनकी जाति अगर हम बात करते हैं तो उन्हें तुर्क कहा जाता है। क्योंकि तुर्क इसलिए कहा जाता है कि तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई है, मोहम्मद गोरी के द्वारा। उसको आगे किसके द्वारा बढ़ाया गया था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है तुर्की वंश भी बोला जाता है, ममलुक वंश भी बोला जाता है। ममलुक वंश होता है गुलामों का बंधन, क्या कहा जाता है,
कुतुबी वंश की अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लिखना है बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मतलब वंश था कुतुबी वंश, इसे कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? कुतुबी वंश का। ममलूक वंश ये कहा जाता है गुलामों का बंधन, इसका अर्थ होता है गुलामों का बंधन, गुलामों का बंधन। अगर पूछा जाए कि ममलूक वंश का अर्थ क्या होता है? गुलामों का बंधन। गुलामों का बंधन का यही मतलब है कि जो प्रारंभिक के 3 राजा हुए हैं जिन्होंने की दिल्ली सल्तनत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और आपका इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। तो इस तरह से आपसे गुलाम वंश के अन्य नाम से भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइएगा निम्नलिखित में से गुलाम वंश का अन्य नाम नहीं है। तो कोई भी अन्य नाम दे देगा, जैसे कि कुछ दे दे, जैसे मान लीजिएगा तुगलक दे दे, तुगलक तो हम तुगलक वंश को जानते हैं। बहरहाल आपको तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि ये गुलाम वंश के अन्य नाम है। बहुत ही कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका संयोग रहा तो मैं वादा करता हूं कि बीबीआर क्लासेस पे आपको बहुत ही अच्छा जीएस, और जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा थोड़ा पढ़ाएगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगा। इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और एक तरह से पूरा वीडियो देखें। मैं वादा करता हूं कि आपको जीएस में वहां तक लेके जाऊंगा कि जहां तक आप सोच भी नहीं सकते कि सर हमने जीएस पढ़ा तो जरूर, लेकिन बाकी में बीबीआर क्लासेस पे आपको बहुत अच्छे से जीएस मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी कोई वीडियो हम डाल रहे हैं उसको शेयर भी करते रहें। देखिएगा आप किताबों में ढूंढेंगे, देखिएगा आपको, आप आज ही जाइएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी चैनल की बुराई कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप तुलना जरूर करना, एक बार तुलना करना कि जो बीबीआर क्लासेस पे पढ़ाया जा रहा है कि बाकी में और अन्य क्लासों पे या अन्य यूट्यूब चैनलों पे बाकी में ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। हमारा तरीका देखिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी जो लैंग्वेज है, हम किस तरह से आपको एक हिस्ट्री को हिस्ट्री ना पढ़ाकर एक कहानी तौर पे मैं आपको पेश करता हूं हर टॉपिक को, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री को बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं अपनी लैंग्वेज में, कि जो वास्तविक में हुआ है, जो घटना हुई है। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे सभी लोग। और मैं समझता हूं कि आपको किसी भी किताब में उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी किताब को, सभी किताबों का निचोड़ आपको बीबीआर क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। चलिए वो बात अलग है, अच्छे से जुड़े रहे। तो आज हमने देखा कि भाई गुलाम वंश के अन्य नाम ये आपको मिल जाएंगे, ये आपको देखेंगे कि गुलाम वंश हो गया, शमसी वंश हो गया, बलबनी वंश हो गया, तुर्की वंश हो गया, कुतुबी वंश हो गया और ममलूक वंश भी गया। इनका अर्थ मैंने बता दिया कि भाई इनको क्यों कहा गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया, ज्यादा इस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है और इससे ज्यादा डिटेल मैं समझता हूं कि होगी भी नहीं। अब देखते हैं कि भाई ये तो हमारी, अभी आप बोलोगे सर आज तो कहानी नहीं बता रहे। अरे मैं थोड़ा सा कहानी बताऊंगा आपकी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं कि भाई किस तरह से यहाँ के गुलाम वंश की शुरुआत हो रही है। दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ाना है तो भैया बेस तो बनाना उसका पड़ेगा, तब तक हम उसको जान ही नहीं पाएंगे। अभी हमने गुलाम वंश जाना कि गुलाम वंश को हम कितने नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है मेन, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के नीचे आप हेडिंग डालेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, एक मिनट रुके सभी लोग, अभी हेडिंग नहीं डालेंगे। तो इसमें हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, तो गुलाम वंश में एक टॉपिक हमें और देखना है इसमें थोड़ा सा, कि गुलाम वंश के भाई राजा कितने हुए, ये भी तो हमें जानना है। अभी मैं कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा दूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक कितने राजाओं की लिस्ट है। मतलब कह सकता हूं कि जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासनकाल रहा है, तो इन शासनकाल में कितने राजाओं ने, कितने सुल्तानों ने गुलाम वंश में क्या किया है, शासन किया है। तो वो भी थोड़ा सा देख लें, बस 2 मिनट का टाइम है भैया, दे दें मुझे। तो पहला हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक हुआ है, इसके बाद एक राजा हुआ, इसका शासनकाल मैं आपको लिख दे रहा हूं, 1206 से लेके 1210 तक पढ़ेंगे इसको, ज्यादा शासन नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कितना है, 1206 से 1210 तक। अच्छा, इसके बाद हुआ है आराम शाह, आराम शाह। तो आराम शाह की अगर हम बात करते हैं तो 1210 से लेके 11 तक किया इसने शासन। तीसरे हुए हैं इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कितना शासन किया है? 1211 से लेके 1236 तक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे जो हुए हैं गुलाम वंश के भी शासन किया गुलाम वंश में ही, उनका नाम है रकरुद्दीन फिरोज। इन्होंने देखिए कुछ ज्यादा समय तक शासन किया है, बेचारे 36 में आए और 36 में चल बसे। 1236 से 36 में आए और 36 में ही चले गए। इसके बाद पांचवें हुए हैं रकनुद्दीन के बाद रजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना या सुल्तान लिख सकते हैं क्योंकि सुल्तान की उपाधि से बैठी है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो रजिया का शासनकाल अगर हम देखते हैं तो भाई रजिया का शासनकाल हुआ है 1236 से 40 तक। इसके बाद देखिएगा और भी हुए हैं, छठे हुए हैं। छठा जो शासन किया है बहराम शाह। तो बहराम शाह ने शासन किया है 1240 से 42, 1240 से 1242 तक। इसके बाद एक और सुल्तान शासन किया है जिसका नाम है मसूद शाह। मसूद शाह, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन महसूद शाह। सिर्फ आप महसूद शाह लिख लें, इससे चल जाएगा काम, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये। 1242 से 45, 1242 से 1245। अच्छा, इसके बाद हुए हैं लिस्ट बहुत है भैया। इसके बाद हुए हैं नसरुद्दीन महमूद। 1245 से 66 तक, 1245 से 1266 तक। इसके बाद हुए हैं नौवे वलवन, गयासुद्दीन बलबन बोला जाता है, इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो शासन किया है 1266 से 1286। इसके बाद 10वें हुए हैं केकूबाद की अगर हम देखते हैं उपलब्धि, तो इन्होंने जो शासन किया है 1286 से 90 तक। अब देखिएगा एक और बचा है अभी 11वें। तो 11वें हैं आपके शमशुद्दीन कैम्यूर, ऐसे लिखा है कैम्यूर, शमशुद्दीन कैम्यूर। ये 1290 में आए और 90 में ही चल बसे। इन्हीं शमशुद्दीन कैम्यूर की अगर हम बात करते हैं तो यही क्या है, गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान है। तो पूछा जाएगा कि भैया गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ है, तो सीधा सा जवाब देना है आपको शमशुद्दीन कैम्यूर। और कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है जो हम अध्ययन करने वाले हैं गुलाम वंश में, वो इन्हीं राजाओं का कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, आराम शाह को पढ़ना है, इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, महसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद, शमशुद्दीन कैम्यूर। इन सभी राजाओं की कहानी बहुत जबरदस्त है और जबरदस्त कहानी मैं आपको सामने पेश भी करूंगा। ठीक है, तो आप जो हेडिंग डालेंगे आप इसके बाद वो लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं सभी राजाओं में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखते हैं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। हेडिंग डालो कुतुबुद्दीन ऐबक।
और देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम काल देखें 1206 से 1210 तक। और इस पार्ट को मैं यहीं विराम कर रहा हूं और जो अगला पार्ट हम पढ़ने जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अभी गुलाम वंश का परिचय देखा था कि गुलाम वंश का परिचय कैसे कैसे हुआ, गुलाम वंश को हम कितने नाम से जानते हैं, गुलाम वंश में कितने राजा हुए, दिल्ली सल्तनत में कितने राजा हुए। तो देखिएगा अगला नेक्स्ट पार्ट में आपको जो पढ़ाने आऊंगा वो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका यही कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानेंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक कहानी। मैं मानता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें से आपके कोई भी प्रश्न बच के नहीं जाएगा। मैं हर क्वेश्चन पे कहानी के रूप में डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन भी आपको बताते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें।